जाए, आपकी सीमाएं आज़ाद हो जाएं, ये तो एक उसका छोटा सा अर्थ है। ये असल में आज़ादी की पहली सीढ़ी होती है जब आपकी भूमि आज़ाद हो जाए, जहां अपने देश के शरीर को यानी उसकी भूमि को आज़ाद कराते हैं हम। लेकिन आत्मा को आज़ादी तब मिलती है जब लोगों में आज़ाद होने का भाव आता है, जब लोग आज़ादी से सोचते हैं। और इसीलिए आज अगर इस देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, अगर आज इस देश की महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने में आज भी डर लगता है, आज भी इस देश की महिलाओं को यह कहा जाता है कि नजरें नीची करके चलिए, अगर बाजार में, सड़क पर, गली में, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में कोई आपको छेड़ता है, बस में, ट्रेन में, अगर कोई आपको छेड़ता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो उसे इग्नोर कीजिए, नीचे देखकर चलिए। अगर गली में आपको कोई छेड़ता है तो अपना रास्ता बदल लीजिए। जब महिलाओं को यह कहा जाता है, जब महिलाओं को शाम के बाद, दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता है, जब महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर जाने से डर लगता है, जब किसी महिला की नाइट ड्यूटी लगती है तो उसके परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं। परिवार बार बार हर 2 घंटे के बाद फोन करके पूछता है कि आप ठीक तो हो। इसीलिए तो पूछता है क्योंकि जो घटना इस महिला डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ हुई, वो किसी के साथ भी हो सकती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के लिए आज भी ये गुलामी का जीवन ही जीना है, जहां उन्हें बात बात पर अपना रास्ता बदलना है, जहां उन्हें बात बात पर नीचे देखना है, जहां उन्हें बात बात पर यह सोचना है कि इसके बारे में अगर किसी दूसरे को बता दिया तो समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, इससे बड़ी गुलामी महिलाओं के लिए क्या हो सकती है। तो ये महिलाएं आज़ाद देश में रहती हैं, कहने को तो इनके पास सारे अधिकार हैं, इनके पास वोट डालने का अधिकार है, लेकिन क्या ये वाकई आज़ाद हैं? आज देश की महिलाओं को ये बात सोचनी होगी कि क्या आप वाकई आज़ाद हैं? और आज़ादी की जो पहली सीढ़ी है, क्या आप अपने घर से बाहर जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे निकल सकती हैं? तब आप आज़ाद हैं। अगर देश आज़ाद होकर भी जातियों में विभाजित रहता है, पूरी व्यवस्था आपको अपना गुलाम बनाकर रखती है और आपको उससे न्याय नहीं मिलता, देश में भ्रष्टाचार रहता है, आप भ्रष्टाचार की इस चक्की में लगातार दिन रात पिसते रहते हैं, कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना वीआईपी की सिफारिश लगाए होता नहीं है, और अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ता है, और अगर आज भी गरीबी के कारण कोई परिवार भूखा सो जाता है, तो इस आज़ादी का ऐसे लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या करेंगे इस आज़ादी का? और सबसे बड़ी बात यह कि आज़ादी और गुलामी में ताकत का नहीं बल्कि सोच का फर्क होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मात्र 1 लाख अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों को 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर नहीं रखते। ये बात आप याद रखिएगा। वर्ष 1931 में भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, जिन्हें सिर्फ 1 लाख अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था, और उस समय हर 3000 भारतीय गुलामों पर एक अंग्रेज था, यानी एक अंग्रेज के नीचे 3000 भारतीय गुलाम थे, जिससे यह पता चलता है कि ताकत और संख्या के मामले में हम कहीं ज्यादा होते हुए भी 200 वर्षों तक अंग्रेजों के इसलिए गुलाम बने रहे क्योंकि हम सोच से बटे हुए थे। गुलामी असल में एक बीमारी की तरह होती है, और यह बीमारी छूत की बीमारी की तरह फैलती है। अगर आपके दिमाग में यह गुलामी की बीमारी आ गई, गुलामी की मानसिकता आ गई, तो आप हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। और मानसिक रूप से हमने अंग्रेजों को खुद से बेहतर मान लिया था, और यही हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण था। हमने मान लिया कि हम कमज़ोर हैं, हम असहाय हैं, और अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमसे बेहतर हैं, क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को समझते थे। इसीलिए वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम करते थे, और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। अंग्रेज ये आइडिया छोड़ गए, जिसे हमारे नेताओं ने तुरंत पकड़ लिया। फर्क इतना है कि अब गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो बदल चुकी हैं, अब अलग तरह की गुलामी आ गई है। अब हम जाति, भ्रष्टाचार, अपराध और बेईमानी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये है हमारी नई गुलामी, जिससे हमारा देश जकड़ा हुआ है, और अब आपको इससे आज़ादी चाहिए। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर भारत का तिरंगा फहराया, और अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण आज उन्होंने दिया, जो 1 घंटे 38 मिनट का था। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा 61 बार देश, 59 बार भारत, 45 बार देशवासी, 43 बार युवा,
34 बार विश्व, 38 बार सपना, 23 बार सुधार, 8 बार जातिवाद और 2 बार बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल किया। और इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ऐसी बातें कही जिनके बारे में अब पूरा देश बात कर रहा है। जल्दी से आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा, कोलकाता जैसी घटनाओं में अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे राक्षस जैसे अपराधियों में डर पैदा हो। ये दोनों ही बातें आज देश बहुत पसंद कर रहा है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया लाल किले से, और दूसरा, कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में उन्होंने महिला सुरक्षा का मामला उठाया और वो ये मामला पहले भी उठाते रहे हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और जो नेता भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हैं वो समाज को दूषित करते हैं। चौथा, देश में अब तक कम्युनल सिविल कोड रहा है लेकिन अब भारत को एक सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है और यहां प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सही समय आ चुका है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के इस तीसरे टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। और पांचवी बड़ी बात यह कही कि परिवारवाद तब खत्म होगा जब युवा देश की राजनीति में आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब उनका लक्ष्य 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का है और ऐसा सोचने वाले नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाना चाहते हैं। हमारे जो युवा दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो इसे एक चुनौती के तौर पर ले सकते हैं और आज हम भी आपको इनवाइट करते हैं, आपको ये निमंत्रण देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए और आप इस देश को बदल सकते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप देश की राजनीति में कैसे आ सकते हैं और क्या आप भी उन 1 लाख लोगों में हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है।
देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बिल्कुल नई बात कही है, नया आइडिया देश के युवाओं के सामने रखा है कि वो राजनीति में आए, और ये निमंत्रण खुद देश का प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं को दे रहा है। और 1 लाख लोगों को उन्होंने ये निमंत्रण दिया है, उन्हें 1 लाख लोगों की आवश्यकता है। आज अगर पूरा भाषण